जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर 9 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्रशासकीय कानून के बारे में। इसके पहले के 8 चैप्टर जो हमने कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे हों तो आपको चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड क्लासेस, जहां पर आपको सिलेबस के साथ साथ सभी चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। जैसे कि अभी कोई भी चैप्टर्स आपको कराया जाए, उसका नोट्स तुरंत आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प होती है। या फिर अगर आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं हर एक चैप्टर का, तो आप वह भी वहां से बना सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। प्रशासकीय कानून हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो देखने के पश्चात कोई भी बात, कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासकीय कानून का अर्थ एवं परिभाषा। आखिर प्रशासकीय कानून होता क्या है, उसे किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम देखेंगे। प्रशासकीय कानून से 2 प्रकार के अर्थ लिए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक व्यापक और एक संकुचित। अपने व्यापक अर्थ में प्रशासकीय कानून का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस अर्थ में यह शासन के सभी अंगों के प्रशासन से संबंध रखने वाला कानून है। एक अर्थ इसका व्यापक हम ले सकते हैं प्रशासकीय कानून का, दूसरा है संकुचित। और व्यापक अर्थ जो है उसमें हम प्रशासकीय कानून का क्षेत्र जो है बहुत एक प्रकार से विस्तृत मान सकते हैं। और इस अर्थ में यह शासन के सभी अंगों के प्रशासन से संबंध रखने वाला एक प्रकार से कानून होता है। कौन सा कानून? प्रशासकीय कानून। प्रशासकीय कानून अपने व्यापक अर्थ में कानूनों के वह समूह है जिनका संबंध सार्वजनिक प्रशासन से है। अपने संकुचित अर्थ में प्रशासकीय कानून का संबंध जो है वह प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त विवेक के कानूनी पहलुओं से होता है। लोक प्रशासन के अधिकारी अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के विकल्पों के बीच चुनाव करते हैं, और जिसके संबंध में उन्हें अपने विवेक से काम लेना पड़ता है। और यही विवेकाधीन शक्ति और उसका प्रयोग है, जिसका अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को कानून द्वारा प्राप्त हुआ रहता है, लेकिन उस विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। जो उनका शक्ति है विवेकाधीन, उसका वह मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट तक समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको परिभाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा आपको बताई जाएगी और सभी चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी। आगे देखेंगे हम इसके प्रयोग की सीमाएं होती हैं। जो यह प्रशासकीय कानून है, इसके प्रयोग की कुछ लिमिट्स होती हैं, सीमाएं होती हैं, और इसका एक निर्धारित ढंग होता है। प्रशासकीय कानून वह कानून है जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में विवेक प्रयोग की सीमाओं का निर्धारण करता है। इसके लिए एक सुनिश्चित ढंग अथवा तरीके की ओर निर्देश देता है। प्रशासकीय कानून जो है वह प्रशासकीय अधिकारियों तथा अभिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विवेक का निर्धारण करता है। प्रशासकीय कानून का संबंध प्रशासनिक अभिकरणों तथा अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेक के कानूनी पहलुओं से होता है। जेनिंग्स के अनुसार हम देखेंगे, जेनिंग्स महोदय जो है वह प्रशासकीय कानून को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। वह कहते हैं कि प्रशासकीय कानून जो है वह केवल शासन से संबंधित नियम है। जेनिंग्स जी का कहना है कि जो प्रशासकीय कानून है उसका संबंध जो है वह केवल शासन से संबंधित है। इनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान तथा निर्णय होता है। किसके द्वारा? प्रशासकीय कानून के द्वारा। रेने डेविड क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि प्रशासकीय कानून का अर्थ उन नियमों से है जो लोक प्रशासन के संगठन तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंध को
नियमित करते हैं। CF स्ट्रांग क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि प्रशासकीय कानून उन नियमों का संग्रह है जो नागरिकों के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधों का नियमन करते हैं तथा राज्य अधिकारियों के पद एवं दायित्वों तथा इन अधिकारियों एवं दायित्वों को लागू करने की क्रियाविधियों का निर्धारण करते हैं। आगे हम देखेंगे प्रशासकीय कानून का क्षेत्र क्या क्या होता है। फिफ्नर के अनुसार प्रशासकीय कानून के क्षेत्र जो हैं वह निम्न होते हैं, जो हम आपको बताएंगे। आगे देखते हैं, पहला क्षेत्र में आता है प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों तथा कर्तव्यों की व्याख्या करने वाले संविधान, संविधियां, चार्टर, अध्यादेश तथा प्रस्ताव। यह किसके क्षेत्र में आते हैं? प्रशासनिक कानून के। प्रशासनिक अधिकारियों तथा अभिकरणों द्वारा निर्मित नियम का विनियम करना किसके क्षेत्र में आता है? प्रशासनिक कानून के। और तीसरा क्षेत्र है प्रशासनिक अधिकारियों तथा अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले आदेश व निर्णय। चौथा है उपरोक्त तीनों से संबंधित न्यायिक निर्णय जो है वह भी प्रशासनिक कानून के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1938 में लोक प्रशासन की एक समिति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की गई थी। पहली समस्या क्या थी? सेवी वर्ग की समस्याएं जो थी वह बताई गई थी। वित्तीय प्रशासन संबंधी समस्याएं बताई गई थी। तीसरा, प्रशासकीय विवेक के संबंध में कानूनी स्थितियों के अध्ययन से संबंधित जो समस्याएं भी बताई गई थी। आगे हम देखेंगे, अगला है प्रशासकीय न्यायालयों तथा प्रशासकीय कानून की समस्याएं बताई गई थी। प्रशासकीय विनियम, प्रशासकीय जांच की समस्याएं बताई गई थी। अगला है सरकारी ठेकों से संबंधित समस्याएं, सरकार के विरुद्ध किए जाने वाले दावे, असाधारण उपचारों की समस्याएं, व्यावसायिक संघों की मान्यता तथा उनके स्तर से संबंधित समस्याएं और बहुअध्यक्षीय प्रशासकीय निकायों के नियमन की समस्याएं। ये सभी समस्याएं बताई गई थी। आगे हम देखेंगे प्रशासकीय कानून के विकास के कारण क्या क्या थे। मतलब प्रशासकीय कानून वह किन कारणों से एक प्रकार से विकास उनका हुआ, किसका? प्रशासकीय कानूनों का। यद्यपि लोक प्रशासन विषयक प्रशासकीय कानून सभी देशों में सदा से पाया जाता रहा है, तथापि आधुनिक काल में इसका ऐसा अद्भुत विकास हुआ कि यह एक कौतूहल का विषय बन गया। एक प्रकार से आधुनिक काल जब आया तो प्रशासकीय कानून और लोक प्रशासन का इस प्रकार से विकास हुआ, बहुत ही मतलब कम समय में अधिक विकास हुआ। प्रोफेसर रॉबसन ने इसे अभिनव प्रवृत्ति की संज्ञा दी हुई है। प्रशासकीय कानून के अद्भुत विकास के प्रमुख कारण में पहला कारण क्या है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण इसका विकास जो है प्रशासकीय कानून का तेजी से हुआ। किस प्रकार हुआ हम देखेंगे। आधुनिक काल में सरकारों के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और 18वीं और 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद का अंत हो गया। वह इस औद्योगिक युग के बढ़ते भार को न सह सका। इस बीच औद्योगिक वृद्धि के साथ हमारी सभ्यता का शहरीकरण भी हो गया। जब तक समाज के भिन्न भिन्न सदस्यों के पास उत्पादन के साधन थे, तब तक वे अलग अलग उत्पादन करने और सामानों के बनाने में लगे रहे। सरकार से वे स्वतंत्र थे। एक प्रकार से हम आपको कहानी के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार प्रशासकीय कानून का विकास हुआ। आगे देखेंगे हम, सरकार उनके कार्यों व उद्योगों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। जब एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति आई हुई थी तो वह जमाना छोटे छोटे उद्योगों का था। जो भी उद्योग करता था उनके लिए अपने लिए पर्याप्त मात्रा में पैदा कर लेता था। अधिकतर कार्य हाथ से होते थे, जिसे प्रायः सभी कर लिया करते थे। सामूहिक रूप से समाज के ऊपर आर्थिक दबाव नहीं पड़ता था, जिसको हम सार्वजनिक कल्याण कहते हैं। उसे स्वतंत्र व्यक्ति अपने अपने प्रयत्नों से सार्थक करते थे। उनके मार्ग में कोई संगठित रुकावट नहीं थी। व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारस्परिक संविदा, ये तीन शक्तियाँ थीं जिनकी त्रिवेणी में सभी सुखी थे। सरकार और उसके न्यायालयों का काम हल्का हुआ और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उत्पादन के साधन और कार्य जो है वह कतिपय व्यक्तियों में केंद्रीभूत हो गए, जिन्हें पूंजीपति कहा जाने लगा और पूंजीपति संख्या में कम थे
पर कार्य करने वाले अधिसंख्य श्रमिक अब उन पर निर्भर हो गए थे। अब थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन केंद्रीभूत होने लगा और समाज के आर्थिक जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। पूंजीपतियों की ऐसी स्थिति हो गई कि वे अपनी शर्तों पर काम कराने लगे थे। यदि वे कारखाने बंद कर देते तो श्रमजीवी जीविका रहित हो जाते। अतः श्रमिक मालिकों की सभी बातें जो हैं वह मान लेते हैं। इससे आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार प्रशासकीय कानून का विकास हुआ। अभी हम आपको समझाते हैं। नगरों की जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों के पानी, बिजली आदि के लिए बाहरी शक्तियों पर अवलंबित होने से नागरिक समाज भी अपनी पहले की स्वतंत्रता को खो दिया और मुख्य रूप से व्यक्तिवाद के स्थान पर समाजवाद के सभी लक्षण उभर आए। अब बात को खो देगा जब सरकार को श्रमजीवी समुदाय तथा साधारण जनता की रक्षा के लिए नियम भी बनाने पड़ते थे, मतलब खुद ही बनाने पड़ते थे। उनके हितों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए अनेक उपाय किए गए और कानून हार कर की चिंता का मुख्य विषय बन गया। सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत स्वच्छंदता को दबाना सदा अब तक का सामान्य कानूनों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती थी। अब ऐसे कानून जो बने जो पुराने कानूनों को दबाकर जन कल्याण का हित करने लगे और यही प्रशासकीय कानूनों का आरंभ हुआ। इससे जहां सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकारों में संघर्ष आया वहीं सामाजिक कल्याण को भी प्रश्रय दिया जाने लगा। व्यक्तिगत संपत्ति अब राष्ट्र की संपत्ति कही जाने लगी। उत्पादन के साधनों का उपयोग जन कल्याण के लिए होने लगा और जहाँ जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ वहाँ व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामूहिक हित प्रतिष्ठित किया गया और इस प्रकार से धीरे धीरे प्रशासकीय कानून का विकास हुआ। प्रशासकीय कानून का जो लचीलापन है वह भी एक विकास का कारण है। प्रशासकीय कानून का दूसरा मंतव्य सामाजिक कल्याण नीति की प्रतिष्ठा करना है। सामान्य कानून में व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रधान है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा आदि ऐसे विषय हैं जिन पर प्रशासकीय कानून बल देता है और उनका स्तर जो है ऊंचा करना चाहता है। वह शुष्क कानूनी गुत्थियों से दूर रहकर व्यवहारिक हितों को अपना साध्य बनाता है और किसी विशेष स्थिति में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है, यह निर्णय तो प्रशासकीय अधिकारी पर छोड़ दिया जाता है। चूँकि लोक प्रशासक और अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों और तथ्यों को भली भांति जानते हैं, वह समय और परिस्थिति के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। अतः सामयिक विवेक का प्रशासकीय कानून में ऊंचा स्थान है, इसलिए यह लचीला होता है और इसका एक प्रकार से यह विशेषता भी है कि जो प्रशासकीय कानून है वह लचीला होता है। आगे हम देखेंगे विशेषज्ञों और तकनीकी ज्ञाताओं का सहयोग संभव। प्रशासकीय कानून द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य या शिक्षा या सफाई आदि के स्तरों के लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग सामान्य न्यायालयों में नहीं होते, अतः विशिष्ट विषयों के लिए विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और यह स्पष्ट है कि सामान्य न्यायालयों के न्यायाधिकारी जो हैं वह कानून मात्र के ज्ञाता होते हैं और उनकी समझ में यह सरलता से नहीं आ सकता है कि रेल भाड़े की कौन सी दर उचित है या किस जहाज को समुद्र में चलने दिया जाए ताकि जान माल की सुरक्षा रहे या सार्वजनिक स्वास्थ्य की कौन सी स्वास्थ्य व्यवस्था संतोषजनक है आदि आदि। मतलब अलग अलग क्षेत्र की जानकारी किसी एक व्यक्ति को नहीं हो सकती। इसी प्रकार वे इसका निर्णय करने में भी असमर्थ होते हैं कि किसी पुल या सड़क पर यात्रियों के प्रचलित नियम हितकर हैं या अहितकारी हैं। इन सभी विषयों के विशेष जानकार ही उचित निर्णय देने के अधिकारी हो सकते हैं और उन्हें रेल प्रबंध, इंजीनियरिंग, वाणिज्य व्यवसाय आदि का ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। और यही कारण है कि तकनीकी मामलों को समझने वाले अधिकारियों को प्रशासकीय कानून के विभिन्न रूपों को निर्मित करने तथा प्रशासकीय अधिनिर्णय देने का अधिकार दिया गया है। सामान्य विधि तकनीकी मामलों में निर्णय देने में असफल रहती है, अतः प्रशासकीय कानून का उत्तरोत्तर विकास होता गया है। चौथा क्या है? प्रयोगात्मक और व्यवहारिक विधि। प्रशासकीय कानून नियम और अधिनियम का मार्ग अपनाता है।
वह सदा व्यवहारिकता का ध्यान रखता है। नई परिस्थिति और संकट में ऐसा क्या करना चाहिए कि काम चले और चलता जाए, वह प्रशासकीय कानून का उद्देश्य है। और इसी कारण यह प्रयोगात्मक विधि है कि और प्रगति के लिए प्रगति करते जाना ही इसकी एक प्रकार से विधि बन जाती है। फ्रैंकफर्टर तथा डेविसन ने लिखा है कि प्रशासकीय कानून अभी बन रहे मार्ग की शोध चल रही है, अतः इसका व्यवहारिक तथा प्राकृतिक होना स्वाभाविक है। इसके सामने नई नई समस्याएं हैं और उनके लिए नए नए साधनों का आविष्कार करना पड़ता है और पुराने अनुभवों को नया रूप देना पड़ता है। इसका क्षेत्र इतना विशाल है कि उस पर अधिकार प्राप्त करना कठिन है और सिद्धांत अभी स्थिर नहीं किए जा सके हैं। अभी हम इसको प्रौढ़ विधि का रूप नहीं दे सके हैं। पांचवा है प्रशासकों का स्वविवेक। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वाह हेतु स्वविवेक से काम लेने की छूट होती है। जहाँ पर नियम और विधान जो है मूक होते हैं, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी अपने निजी विवेक और सद्बुद्धि का सहारा लेकर अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और जनता की विभिन्न सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इस विवेक प्रयोग के संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारी निर्णय निर्धारण करते रहते हैं तथा विभिन्न आदेश निर्देश जारी करते हैं। इस तरह प्रशासकीय कानून में वृद्धि होती है तथा इसका विकास होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रशासकीय कानून का विकास जो है प्रशासन अधिकारियों का स्वविवेक शक्ति के कारण भी हुआ है। आगे हम देखेंगे भारत में प्रशासकीय कानून के बढ़ते चरण किस प्रकार हैं। प्रशासकीय कानून जो है 20वीं शताब्दी की विधि है। फ्रांस के अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, यूगोस्लाविया आदि सभी देशों में इसका उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। भारत समाजवादी समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्प है और वह आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत उद्यम के नियम नियंत्रण तथा अधिक से अधिक जन कल्याण के लिए सीमित साधनों के उपयोग पर जोर देने लगा है। स्वाधीनता के बाद मानवीय क्रियाओं के नियमन हेतु अनेक अधिनियम पारित हुए हैं। मसलन आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 में, कंपनी अधिनियम 1956 में आया था, उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1955, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम जो है वह 1947 में आया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया हुआ था। इन अधिनियमों ने से प्रशासकीय शक्तियों में अपार वृद्धि हुई और प्रशासकीय कानून का क्षेत्र जो है वह विस्तृत हुआ है तथा नियम उपनियमों की झड़ी लगी हुई है। भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के जो विकास हैं, किस प्रकार से उसका न्यायाधिकरण का किस प्रकार से विकास हुआ है। भारत में ब्रिटेन की भांति ही प्रशासकीय न्यायाधिकरणों का विकास हुआ है। आर्थिक तथा सामाजिक कानूनों के पिछड़े होने के कारण यहाँ न्यायाधिकरणों की संख्या उतनी ही कम है जितनी कि ब्रिटेन में। जिस प्रकार न्यायाधिकरण जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण हैं, जिस प्रकार उनका विकास ब्रिटेन में हुआ था, उसी प्रकार उसका विकास भारत में भी हुआ है तथा और आर्थिक तथा सामाजिक कानूनों को पिछड़ा होने के कारण ही यहाँ भी संख्या न्यायाधिकरणों की कम है और ब्रिटेन में भी न्यायाधिकरणों की संख्या कम है। तथापि वे उपेक्ष नहीं हैं और ब्रिटेन की तरह यहाँ भी न्याय विषयक क्षमता भिन्न भिन्न न्यायाधिकरणों को दे दी गई है। सन 1957 तक केंद्र तथा राज्य अधिनियमों में एक विश्लेषण के अनुसार लगभग 2870 प्रशासकीय निकाय देश भर में काम कर रहे थे और इस समय वास्तविक 3000 से ऊपर हो सकती हैं। इनमें से 180 केंद्रीय संविधियों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे और उनमें से कुछ विशुद्ध प्रशासकीय और कुछ अर्ध न्यायिक। ऐसा अनुमान है कि फिलहाल 100 से ऊपर प्रशासकीय न्यायाधिकरण केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों के अधीन कार्यरत हैं। देश के विशालता तथा जनसंख्या तेजी से विकसित हो रही है और अर्थव्यवस्था तथा कल्याणकारी राज्य में निरंतर बढ़ते हुए शासकीय क्रियाकलापों को देखते हुए न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना की गई है। भारत में प्रशासकों तथा सरकारी विभागों द्वारा अधिनिर्णय का कार्य करने वाले अधिकारों तथा न्यायाधिकरणों को
अग्रलिखित 7 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में? पहला है निर्वाचन न्यायाधिकरण, दूसरा है औद्योगिक विवादों तथा श्रम कल्याण के न्यायाधिकरण, तीसरा है राजस्व अधिकारियों के बोर्ड, चौथा है भूमि प्राप्ति या अधिग्रहण की कार्यवाही के न्यायाधिकरण, पांचवा है नियामक प्राधिकरण के अधिनिर्णय विषय अधिकार और छठा है परिवहन एवं रेलवे न्यायाधिकरण, सातवां है सरकारी कर्मचारियों के विवादों के बारे में न्यायाधिकरण। यह जो चैप्टर है एक प्रकार से जो प्रशासकीय कानून है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाले तथ्य हैं, इसलिए समझाया नहीं गया है। बस नोट्स आपको जो प्रोवाइड कराए दिए गए हैं उसको एक प्रकार से आप बस पढ़ लीजिएगा और वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद जब रिवीजन करेंगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जो प्रशासकीय कानून है इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस याद करने वाली बातें हैं। कौन कौन से इसमें नियम लाए गए जिससे प्रशासकीय कानून में विकास हुआ और किस प्रकार से विकास हुआ, क्या कारण रहे, इन्हीं सब बातों को बस हमें ध्यान देना है जो कि हमने इस चैप्टर में आपको बताए हैं। आप कमेंट करके जो भी बातें समझ में ना आई हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जो है अवश्य कीजिएगा।